सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार कल दोपहर 1:20 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार को राज्यसभा में शपथ लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इस मीटिंग के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर 2025 नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। करीब 5 महीने के अंदर अब 10 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार राज्यसभा में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा और तेज हो जाएगी बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं जैसा आप बता रहे थे तो सरकार तो नहीं बनेगी ही ना, और सरकार नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी तिथि अच्छा दिन देख के ही बनता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। 9 अप्रैल दोपहर 1:20 पर नीतीश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। इस मीटिंग के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, एनडीए की सरकार कहलाएगी और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को त्यागेंगे उसके बाद एनडीए के नेता बैठ के सब तय करेंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी, यानी कौन होगा बिहार का सम्राट। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि अगली सरकार जो बनेगी तो उसका मुखिया कौन होगा। लेकिन आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, या यूं कहें कि बिहार की जो फिलहाल राजनीतिक हलचल चल रही है उसे समझते हैं। 9 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। खबर है कि 9 अप्रैल को दोपहर 1:20 पर नीतीश कुमार एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और फिर उसके ठीक अगले दिन 10 अप्रैल को बिहार की राजनीतिक हलचल पटना से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार राज्यसभा में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। दूसरी ओर दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक भी होगी। शपथ ग्रहण के बाद 11 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना लौटेंगे और खबर है कि नीतीश कुमार के पटना पहुंचते ही फिर से राजनीतिक हलचल दिल्ली से पटना शिफ्ट हो जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद ही नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नीतीश कुमार सौंप सकते हैं और तब नई सरकार की कवायद बिहार में तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि बिहार में 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन होगा, यानी कि जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद वापस से पटना आकर कैबिनेट की बैठक और फिर उनका इस्तीफा होगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही बिहार की सियासत अगले 2 दिन तक पटना की जगह दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेंगे तो दूसरी ओर दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। एक ओर जहां 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, दूसरी ओर खबर ये भी है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है।
जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सियासी हलचल के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है और उस पोस्टर में लिखा है, विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत तैयार। निशांत कुमार है तैयार। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर वो तैयार हुए हैं। तो हमारे भविष्य के निर्माता तो यही हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक तेज सियासत के बीच हर कोई इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन बनेगा बिहार का सम्राट। जेडीयू का होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश की जाति से होगा नया सीएम? क्या लवकुश समीकरण से बनेगा सीएम? क्या ओबीसी या ईबीसी का मुख्यमंत्री होगा या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? या फिर किसी दलित को मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का मौका? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में राजनीति से जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें अब सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि बिहार का सम्राट कौन होगा और इसके साथ ही सवाल ये भी किस जाति से होगा। हम आपको पूरी खबर अब समझाते हैं। देखिए, बिहार में इस समय सबसे बड़ा जो राजनीतिक सवाल है वो यही कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, यानी बिहार का सम्राट कौन बनने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल हैं जो सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। उनको समझिए, कौन बनेगा बिहार का सम्राट, जेडीयू या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल यह भी है, क्या नीतीश कुमार की जाति से ही कोई नया सीएम होगा? और सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या लव कुश समीकरण से ही बनेगा सीएम? क्या ओबीसी या फिर ईबीसी का मुख्यमंत्री होगा? या फिर जो चर्चा महिला मुख्यमंत्री की चल रही है, तो क्या कोई महिला मुख्यमंत्री बिहार में बनेगी? या फिर क्या कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा? क्योंकि बिहार में जाति की सियासत किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में हर कोई कयासबाजी में जुटा हुआ है कि अब किस जाति के नेता को मिलेगी बिहार के सीएम की कुर्सी। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि अब तक बिहार में किस किस जाति के कितने मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दें कि अति पिछड़ा समाज से एक मुख्यमंत्री रहे, दलित वर्ग के 3 मुख्यमंत्री रहे, यादव जाति के 4 मुख्यमंत्री बिहार में रहे, कुर्मी और कोयरी जाति से 2 मुख्यमंत्री हुए, ब्राह्मण समाज से 5 नेता अब तक मुख्यमंत्री बने हैं। तो भूमियार जाति के 1 नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। बिहार में 4 राजपूत नेता अब तक मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, तो कायस्थ जाति के 2 और मुस्लिम समाज के से 1 नेता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। अब आप खबर तो समझिए, किस जाति से कितने और कौन मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले आपको बता दें, अति पिछड़ा जाति से कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब आपको बताते हैं दलित समाज से कौन कौन मुख्यमंत्री बने। दलित समाज से 3 मुख्यमंत्री बने, जिनमें भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं यादव समाज से कितने मुख्यमंत्री बने। तो 4 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें दारोगा प्रसाद राय, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। अब आपको बताते हैं लव कुश समीकरण, जिसे कुर्मी और कोयरी भी कहा जाता है, इससे कौन कौन मुख्यमंत्री रहे। तो 2 मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार और सतीश प्रसाद सिंह। अब आपको समझाते हैं ब्राह्मण समाज से कितने मुख्यमंत्री हुए। तो 5 मुख्यमंत्री हुए। नाम कौन कौन सा है वो भी आप जान लीजिए। विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद और केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा भूमियार जाति से 1 मुख्यमंत्री बने, श्री कृष्ण सिंह। अब आपको बताते हैं राजपूत जाति से कितने मुख्यमंत्री बने। तो 4 मुख्यमंत्री बिहार को राजपूत जाति से मिले, हरिहर सिंह, चंद्रशेखर सिंह,
सत्येंद्र नारायण सिन्हा और दीप नारायण सिंह। इसके अलावा कायस्थ समाज से भी 2 मुख्यमंत्री बिहार को मिले, जिनमें केबी सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा शामिल हैं। मुसलमान समाज से भी 1 मुख्यमंत्री बिहार को मिले, अब्दुल गफूर जिनका नाम है। तो अब ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो किस जाति से होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अररिया के जोकीहाट, पलासी और फारबिसगंज के बाद अब मोतिहारी के पताही का गुजराल बाजार, ये नाम सिर्फ जगह नहीं है, ये उन साजिशों के अड्डे बनते जा रहे हैं जहां भारत की पहचान को चंद पैसों में बेचा जा रहा था। यहां फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर पुलिस ने रोक लगा दी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आधार कार्ड एक पहचान जो हर भारतीय की पहचान है, एक दस्तावेज जो देश की सुरक्षा की पहली दीवार है। लेकिन जब यही पहचान बिकने लगे तो खतरा सिर्फ सिस्टम को नहीं, पूरे देश को होता है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा, ये ऐसे लोग तैयार कर रहे थे जिनकी कोई असली पहचान ही नहीं, फिर भी उनके पास था एक वैध आधार कार्ड, भारतीय होने का सबूत। ये पहली तस्वीर है नेपाल बॉर्डर से सटे फारबिसगंज की, जहां सोनू आधार पैन सेंटर नाम की दुकान पर बीते दिनों साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड बनाने की सामग्री के साथ कई दस्तावेज बरामद किए और दुकान संचालक मोहम्मद मोहसिन आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं दूसरी तस्वीर जोकीहाट थाना की है, जहां बीते 5 मार्च को पुलिस ने भारी मात्रा में आधार कार्ड, कई पहचान पत्र, फिंगर स्कैनर, आई स्कैनर समेत कई दस्तावेज बरामद कर आरोपी मोहम्मद अम्मर आलम को दुकान से गिरफ्तार किया था। और ये सिलसिला अररिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मोतिहारी तक पहुंच गया। पताही थाना क्षेत्र के गुजराल बाजार में साइबर कैफे की आड़ में चल रहा फर्जी आधार का धंधा उजागर हुआ। केंद्र को सील कर उपकरण जब्त किए गए। ये तस्वीरें देखकर दिल कांप जाता है। पुलिस की छापेमारी, मेज पर बिखरे फर्जी दस्तावेज, स्कैनर, लैपटॉप और सबसे खतरनाक, एक क्लिक में किसी भी विदेशी या अपराधी को भारतीय नागरिक बना देने की ताकत। सोचिए, अगर कोई भी कहीं से भी फर्जी पहचान के साथ इस देश में रह सकता है, तो क्या सुरक्षित है हमारे शहर? क्या सुरक्षित है हमारे बच्चे? क्या सुरक्षित है हमारी सीमाएं? ये एक संगठित नेटवर्क है जिसकी जांच जारी है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। अब ये खुलासे कई बड़े सवाल खड़े करने के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को भी काफी ज्यादा गंभीर बनाते हैं। देखिए, बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले इस पूरे नेटवर्क को अब हम आपको समझाते हैं एक एक करके। बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नेटवर्क को समझिए, सबसे ज्यादा कहां तक ये फैला है। तो बिहार का सीमांचल जो है एरिया, जहां पर किशनगंज जिला, अररिया और खगड़िया, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये नेटवर्क काम कर रहा था। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ? तो पुलिस ने जब यहां पर छापेमारी की तो ये सारा खुलासा किया गया। फर्जी आधार कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, अब आप इसे समझिए। तो फर्जी दस्तावेज सप्लाई चेन के जरिए इसे बनाया जाता है। ऐसे में समझना यह भी जरूरी है कि फर्जी दस्तावेज सप्लाई चेन क्या है। तो आइए आपको समझाते हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए पहले तैयार किए जाते हैं ये सारे दस्तावेज, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पेंशन प्लस उज्ज्वला योजना के फॉर्म, यानी इनमें से कई दस्तावेज पहले तैयार किए जाते हैं। पहले से तैयार दस्तावेजों की मदद से ही फिर फर्जी आधार कार्ड इन लोगों का बना दिया जाता है। अब आप खबर तो समझिए, कैसे बनता है फर्जी आधार कार्ड। तो इसको समझिए, जाली प्रमाण प्लस क्लोन बायोमेट्रिक के साथ ही फर्जी सॉफ्टवेयर लेकर के और अवैध आधार एनरोल लेकर के फर्जी आधार कार्ड बना दिया जाता है। बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नेटवर्क को आप समझिए कहां कहां बनता है। तो सीएसपी सेंटर में, साइबर कैफे में, आधार कॉन्ट्रैक्टर किराना की दुकान पर भी ये आसानी से बन जाता है। अब आपको खबर समझाते हैं, फर्जी तरीके से आधार कार्ड क्यों बनाया जाता है। तो बैंक खाता खोलने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने के लिए ये फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। फर्जी आधार कार्ड के नुकसान को आप समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, सीमावर्ती सुरक्षा उल्लंघन है, घुसपैठ को इससे बढ़ावा मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग की भी संभावना है। ऐसे में जो लोग हैं वो दूसरे जगह से भारत में आएंगे और फर्जी आधार कार्ड बना करके भारत में रह करके सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएंगे। बात करते हैं अब अगली खबर की। कोयलांचल में लगातार हो रहे भूधसान की, जिसके चलते कई लोग काल की गाल में समा गए। जी हां, धनबाद के बाघमारा के बाद अब झरिया में भी भूधसान हो गया है। 10 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है और सवाल उठ रहे हैं कि झरिया के लोगों का भविष्य कौन सुरक्षित करेगा और कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी और कितने घर टूटते रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। फिर भूधसान, कब होगा समाधान? बाघमारा के बाद झरिया, अब अगला कौन? बड़ा सवाल, कब तक जाती रहेंगी जानें? दरार वाले मकान, लोगों की भारी भीड़, स्थानीय लोगों की आवाज। हम कहां जाएं? सरकार कब तक चुप रहेगी? धीरे धीरे पहले सुबह में क्रैक हुआ और धीरे धीरे क्रैक बढ़ते चले गए। बढ़ते हुए पूरा क्रैक 3-4 घर में ले लिया है उधर लगातार से। किस तरह से? सामने ही है जो धंसा हुआ, पूरा पूरा सारा घर, सारा रूम मतलब क्रैक कर गया। रहने लायक नहीं है? रहने लायक तो नहीं है। अचानक है तो ये है तो आप देखिए ना, सामने में है। हम तो कुछ जानते भी नहीं, हम लोग तो बड़ादार है। 31 मार्च को बाघमारा, 8 अप्रैल को झरिया। झरिया के बाद अब अगला कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि झरिया के कुल्ली धर्मनगर में भूधसान हुए, जिसमें एक घर पूरी तरह जमींदोज हो गया, जबकि 10 से ज्यादा घरों में दरारें आ गईं। दीवारों और फर्श पर लंबी लंबी दरारें दिखाई देने लगी हैं। जमीन फटने जैसा हो गया है, जिससे संभावित भूधसान का खतरा साफ नजर आने लगा है। यही वजह है कि लोगों की चिंता बढ़ गई है। घर में कोई था उस समय? घर में था, उसका भगनी था, वो थे और इनके लड़का लोग ये हुआ शादी में। अच्छा, आसपास में भी यार अगल बगल में धंसा है। टोटल आसपास में बहुत पीछे चलिए, पीछे देखिएगा तो और जम धंसा हुआ लाइन से। इधर पीछे, इधर पीछे। हालात को देखते हुए कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब हम लोग सामान निकाल के बाहर आने लगे, बच्चा बुच्चा हटाने लगे भाई। धीरे धीरे देख रहे बढ़ते जा रहा, दरार बढ़ते जा रहा। कितने लोग रहते हैं? 15 लोग रहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने बीसीसीएल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घर टूटे, लोग बेघर हुए और सवाल वही है कि आखिर कब तक झरिया के लोग इस खौफ में जीते रहेंगे? क्या लोगों की जिंदगी कोयला खदानों की आग में झोंक दी गई है? अवैध खनन और भूमिगत आग को रोकने में प्रशासन नाकाम है। क्या प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और स्थायी घर दे पाएगा? अवैध खनन और भूमिगत आग पर कब लगेगी लगाम? न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इस भूधसान की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, सब कुछ डिटेल से आपको बताएंगे। धनबाद में भूधसान वाली खबर को अब आप समझिए। देखिए, धनबाद में भूधसान वाली खबर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें होता क्या है। तो जमीन अचानक से धंस जाती है और जानलेवा गैस जो है वो जमीन के अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। अब आपको बताते हैं किन किन इलाकों में भूधसान एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
तो धनबाद, झरिया और बाघमारा ये इलाके हैं जहां पर ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है। भूधसान के प्रभाव में कितने लोग और कितनी बस्तियां हैं, अब आप इसे समझिए। बस्तियों की बात करें तो 70 से ज्यादा बस्तियां इसके प्रभाव में हैं, 12,000 से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित हैं और 60,000 से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित हुई है। भूधसान की बड़ी वजहें क्या क्या हैं, आखिर किस वजह से भूधसान होता है? तो देखिए, खनन के बाद जो खोखलता होती है उसकी वजह से होता है और ऊपर से खनन और नीचे से खदान खोखला हो जाता है, जिस वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कई वजहें हैं, जैसे भूमिगत आग, ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि आग आखिर कब से लगी हुई है। तो करीब 1916 से ही ये आग भूमिगत आग है, जिससे लोग प्रभावित होते रहे हैं। भूधसान की बड़ी वजहें और क्या क्या हैं? तो बारिश और जल जमाव भी एक बड़ा कारण इसके पीछे माना जाता है। इसके अलावा बस्ती, सड़कें, रेल लाइन खतरनाक जोन पर हैं। साथ ही साथ भूधसान बड़ी समस्या क्यों है, अब आप इसे समझिए और इससे खतरा क्या है। तो खतरे में घर हैं, बाजार हैं, सड़क है और रेलवे भी आता है। भूधसान कितनी बड़ी समस्या है, देखिए, हजारों लोगों की जान खतरे में बनी हुई है। लोगों को विस्थापित होने का डर सता रहा है। इन इलाकों में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और अचानक भूधसान होने की वजह से कई लोग घर के साथ जमीन के अंदर चले जाते हैं।